हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, हाल ही में सीजीपीएससी की एक वैकेंसी आई है एडीपीओ यानी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिसका कि एग्जाम 20 सितंबर 2026 को होने वाला है। उसके रिगार्डिंग ही आज की क्लास हमारी रहने वाली है। अगर आप सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी का सिलेबस देखेंगे तो उसमें एक छत्तीसगढ़ का सेक्शन वाला पार्ट है और दूसरा लॉ वाला पार्ट है। तो उसी लॉ वाले पार्ट में एक अधिनियम आपके सिलेबस में है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। उसी से रिलेटेड जितनी भी चीजें आपके पेपर में पूछी जा सकती है उसको हम आज की क्लास में, आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है क्या, क्यों लाया गया, इसके उद्देश्य क्या है, कितनी धाराएं हैं, कौन सी धाराएं महत्वपूर्ण है, वो सब चीज हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। और एडीपीओ के लिए हमारी संस्थान सीजीपीएससी नॉलेज की तरफ से जो बैचेस से स्टार्ट होने वाली है उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए, अधिनियम है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बैच की जानकारी आपको थोड़ा सा दे देता हूं, ताकि जब हम इस अधिनियम को पढ़ना चालू करें तो आपको किसी भी तरीके से कोई मन में बार बार डिस्टरबेंस ना आए कि हम बैच का बता रहे। तो शुरू में ही आपको मैं बता दे रहा हूं, फिर हम इस अधिनियम को प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। चलिए, अगर हम यहां पर देखते हैं, जो हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी का बैच है। ये आपका दो तरीके का बैच यहां पर स्टार्ट होने वाला है। एक है आपका कंप्लीट कोर्स, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ और लॉ वाला पार्ट दोनों पढ़ाया जाएगा, और दूसरा बैच है केवल अधिनियम वाला पार्ट। यानी अगर आपको छत्तीसगढ़ नहीं पढ़ना है, केवल लॉ वाला सेक्शन पढ़ना है, तो उसके लिए हमारा दूसरा बैच है। तो दो तरीके का बैच है, और ये पूरी क्लासेस जो होंगी ये ऑनलाइन क्लासेस होंगी, ऑफलाइन बैच नहीं है, ये पूरा ऑनलाइन बैच है। आपको इसको ज्वाइन करने के लिए सीजीपीएससी नॉलेज ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, और दोनों बैच की लिंक जो है आपको कमेंट सेक्शन में दी गई है, आप वहां से जाकर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 13 जुलाई से आपका ये बैच स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसमें जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं, यानी छत्तीसगढ़ और लॉ वाला सेक्शन दोनों पढ़ना चाहते हैं, तो इसकी फीस वर्तमान में 2499 रुपए है, और ये आपका प्राइस शुरू के 10 दिनों के लिए, उसके बाद ये प्राइस बढ़कर 4499 हो जाएगा। और अगर आपको केवल लॉ वाला सेक्शन पढ़ना है, छत्तीसगढ़ नहीं पढ़ना है, तो इसकी बैच की फीस है 1999 रुपए। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी 10 दिनों के लिए प्राइस है, इसके बाद ये बढ़कर 2999 रुपए हो जाएगा। तो 13 जुलाई से आपका ये वाला बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो ये नंबर नीचे दिए गए हैं, आप इन नंबर पे कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को दूर कर सकते हैं। चलिए, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, जो कि आपके सिलेबस में लिखा हुआ पार्ट है लॉ वाले सेक्शन में। अब यहां पर मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताते हुए चलूंगा कि जब ये अधिनियम को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो साथ ही साथ हम इस विषय पर भी डिस्कस आपसे करते हुए चलेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन वर्तमान में जिन जिन पेपर में ये सिलेबस में है ये अधिनियम, तो कौन कौन से क्वेश्चन कैसे तरीके से पूछा गया है, तो हम साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। क्योंकि अगर आपने सीजीपीएससी का अभी जो अधीक्षक सुपरिटेंडेंट का एग्जाम हुआ था वो देखेंगे तो उसमें भी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम सिलेबस में था। इसके अलावा अगर कोई सीजी व्यापम का महिला पर्यवेक्षक वाला पेपर दिया होगा तो उसमें भी ये सिलेबस में, और अदर स्टेट में भी एक अधिनियम सिलेबस में। तो जैसा क्वेश्चन इस अधिनियम से बनता है हम उसको पूरा साथ ही साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। तो अगर हम सबसे पहला अगर देखें कि पेपर में आपसे कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो पहला टाइप का जिन भी पेपर में अधिनियम वाला सेक्शन अगर सिलेबस में है तो आपको पेपर में कैसा क्वेश्चन दे सकता है, 4 अधिनियम का नाम लिखकर देगा और इनके ईयर को आपको मैचिंग करने बोलेगा कि कौन सा अधिनियम कौन से ईयर का है। तो सबसे पहला जैसे कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, तो यहां पर कहीं पे 1993 लिखा होगा तो आपको मैचिंग करना पड़ेगा। तो आपके सिलेबस में जितने भी 14 अधिनियम लघु अधिनियम है और 5 अधिनियम वृहद अधिनियम है, तो उन अधिनियम के ईयर आपको जरूर पता होने चाहिए। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम का ईयर क्या है, 1993 है। तो याद रखिएगा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम का ईयर 1993 है, ये आपको याद रखना है, पेपर में आ सकता है। दूसरा,
1994 का ये अधिनियम संख्या कितनी है? 10वें नंबर की। तो देखिए जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है ये संसद में 1993 में लाया गया, लेकिन ये अधिनियम राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ या संसद ने इसे कब पारित किया? तो 1994 में पारित किया। तो ये 1994 में पारित होने वाला अधिनियम संख्या कितनी है इसकी? 10 नंबर की। यानी 1994 में ये 10वें नंबर का अधिनियम था जो पारित हुआ है। तो आपसे पेपर में व्यापम भी, पीएससी भी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1994 का क्रमांक कितना है, संख्या क्रमांक कितना है जो पारित हुआ? तो आपको याद रखना है कौन सा संख्या क्रमांक है? 10वें नंबर का, यानी 10th नंबर का 1994 में पारित होने वाला एक अधिनियम है। क्लियर है? तो दो तरीके के क्वेश्चन हो गया। पहला, इसका ईयर क्या है? 1993 है। दूसरा कि अधिनियम क्रमांक क्या है, इसका संख्या क्या है? 10वें नंबर का, 1994 का 10वें नंबर का इसका क्रमांक है। चलिए अब देखते हैं कि ये अधिनियम राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ, यानी गजट में कब इसका प्रकाशन किया गया। तो याद रखेंगे कि राजपत्र में अधिनियम प्रकाशित किया गया है 8 जनवरी 1994 को। यानी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम राजपत्र में गजट में कब प्रकाशित हुआ आपसे पूछा जाए तो ये डेट याद रखिएगा, 8 जनवरी 1994 को ये गजट में प्रकाशित किया गया है। दूसरा, अधिनियम लागू कब हुआ? राजपत्र में प्रकाशित होना एक अलग है और अधिनियम लागू कब से किया गया? तो याद रखिएगा कि अधिनियम राजपत्र में तो 8 जनवरी 1994 1994 को यह अधिनियम राजपत्र यानी गजट में प्रकाशित हुआ, लेकिन यह अधिनियम को बैक डेट से लागू किया गया, यानी पिछली तिथि से लागू किया गया। और वो पिछली तिथि क्या है? 28 सितंबर 1993। यानी याद रखिएगा कि यह अधिनियम बैक डेट से लागू किया गया है। ये सरकार के पास इस पावर होती है, संसद के पास ये पावर होती है कि किसी भी अधिनियम को बैक डेट से लागू किया जा सकता है। तो ये अधिनियम कब से लागू हुआ माना गया? तो ये अधिनियम 28 सितंबर 1993 से लागू किया गया माना गया, लेकिन ये राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ है? 1994, 8 जनवरी 1994 को। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि अधिनियम में टोटल अध्याय कितने हैं, ये अधिनियम में टोटल चैप्टर कितने हैं। तो अगर आप मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम देखेंगे तो इसमें टोटल चैप्टर की संख्या कितनी है? 8। ऐसे फैक्चुअल नॉलेज भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में कुल अध्याय कितने हैं? 8। कुल धाराएं कितनी है, सेक्शन कितने हैं? तो टोटल सेक्शन है 43। तो टोटल चैप्टर 8, जबकि टोटल सेक्शन की संख्या कितनी है? 43। तो ये भी आपको याद रखना है। अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम भारत के गणराज्य बनने के कौन से वर्ष में पारित किया गया या अधिनियमित किया गया? तो याद रखेंगे, अब आप यहां से निकाल सकते हैं कि भारत रिपब्लिक कब बना, तो भारत जो है गणतंत्र कब बना, गणराज्य कब बना? 1950 में। और ये अधिनियम लागू कब से हो रहा है? 1994 से, यानी 1994 में ये पारित हुआ है राजपत्र में। तो 1994 से अगर 1950 को अगर हम घटा देते हैं तो कितना बच रहा है? 44 बच रहा है। तो यही लिखा है भारतीय गणराज्य के 44वें वर्ष में संसद के द्वारा अधिनियम क्या किया गया है? अधिनियमित किया गया है। तो याद रखेंगे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम भारत के गणराज्य बनने के 44वें वर्ष में संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया है। अधिनियमित का मतलब संसद ने इसको पारित करके राष्ट्रपति को भेजा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह राजपत्र में प्रकाशित हुआ। तो कौन सा ईयर आ गया? 44वां ईयर आ गया। तो भारत गणराज्य कब बना? 1950 में, और यह अधिनियम 1994 का है, यानी 1994 का अधिनियम क्रमांक है। तो 1994 में 1950 घटा दीजिए, कितना आ गया? 44th ईयर आ गया। तो भारतीय गणराज्य के 44वें वर्ष में संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया है। तो जितना भी अधिनियम में आपको नॉर्मल क्लासेस में भी पढ़ाऊंगा तो मैं यही प्रयास करूंगा कि अधिनियम जो है उसकी लैंग्वेज जो होती है वो कठिन होती है, नॉर्मल समझने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो अधिनियम को मैं सरल लैंग्वेज में, सरल भाषा में आप तक कैसे पहुंचा पाऊं, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि एक बार अगर आप क्लास प्रॉपर देखेंगे तो आपको अधिनियम जो है दिमाग में बैठ जाए, इसका पूरा मैं प्रयास करूंगा। चलिए
स्टार्ट करते हैं अब अगला कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है। यानी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम यदि बनाया गया है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटो क्या है ये अधिनियम बनाने का। तो सबसे पहला देखिए, मानव अधिकार संरक्षण नाम से स्पष्ट है कि जो ह्यूमन राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अधिनियम बनाया गया होगा। सीधी सी बात है, अगर मानव अधिकार नाम पे ही आपको लिखा है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, यानी ये क्या कर रहा है, जो मानव के अधिकार हैं, जो मानव के अधिकार कहां पर बताए गए होंगे, मानव के अधिकार आपके संविधान में बताए गए होंगे। तो जो संविधान में अलग अलग मानव के अधिकार बताए गए हैं, अलग अलग भारत सरकार की अलग अलग, जैसे संयुक्त राष्ट्र के भारत मेंबर है तो संयुक्त राष्ट्र ने में कोई ना कोई आप बोल सकते हैं कि कोई ट्रीटी साइन की गई होगी भारत के द्वारा जिसमें मानव अधिकारों से संबंधित ट्रीटी होगी। यानी संयुक्त राष्ट्र फोरम है, फोरम में कई सारी संधियां होती है, तो उस फोरम के द्वारा भी जो आपके मानव अधिकार बताए होंगे और भारत ने अगर उसमें साइन किए हैं तो वो भी यहाँ के मानव को प्राप्त अधिकार हैं। तो मानव के अधिकार प्राप्त कहां से होते हैं, तो मानव को अधिकार भारत के संविधान से प्राप्त होता है। मानव को अधिकार जो है वो अलग अलग भारत सरकार के द्वारा जो संधियों में साइन किया गया होगा, जो इंटरनेशनल आपकी संधियां होती है, ट्रीटी होती है, उसको साइन किया होगा भारत के द्वारा, तो वहां से भी जो अधिकार प्राप्त है यहाँ के लोगों को मानव अधिकार की श्रेणी में आते हैं। तो अब यहाँ पर जो मानव अधिकार हैं जो संविधान या अलग अलग संधियों से मिल रहे हैं उनको ही तो प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाया गया है, ये अधिनियम बनाया गया है। यानी जो मानव अधिकार हमको मिले हैं उसको संरक्षित कैसा किया जाए, प्रोटेक्ट कैसा किया जाए, उसी उद्देश्य के लिए क्या बना है, ये अधिनियम बना है। तो अब यही मानव अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है। तो इस मानव अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए इस अधिनियम में क्या प्रावधान किया गया है, सबसे पहले एनएचआरसी के गठन का प्रावधान किया गया है। एनएचआरसी क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का काम क्या होगा, मानव अधिकारों को प्रोटेक्ट करना होगा। तो एनएचआरसी का गठन क्यों किया जा रहा है या किस अधिनियम के तहत किया जा रहा है, तो एनएचआरसी का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत किया जा रहा है। और ये एनएचआरसी का काम क्या है, मानव के अधिकारों को प्रोटेक्ट करना। और क्या बनाया जाएगा, एसएचआरसी का गठन किया जाएगा। एसएचआरसी क्या है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, यानी राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन। तो राज्य मानव अधिकार आयोग का काम क्या होगा कि अपने अपने राज्य में मानवों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करना। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का अधिकार क्या होगा या उसका कार्य क्या होगा, पूरे भारत में मानव अधिकारों को प्रोटेक्ट करना, एनएचआरसी का काम है। राज्य में मानव अधिकारों को प्रोटेक्ट करना किसका काम है, एसएचआरसी का काम है। तो अब यहां पर ये दोनों का गठन क्यों हो रहा है, मानव अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए, मानव के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए। तो यही आपका इस अधिनियम का क्या है, उद्देश्य है। तो इस अधिनियम का उद्देश्य मानवों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए एनएचआरसी का गठन करना और एसएचआरसी का गठन करने के उद्देश्य से यह अधिनियम बनाया गया है। इसके अलावा अब ये तो आयोग हो गए कि ये मानव के अधिकारों को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मानव के अधिकारों का उल्लंघन करेगा तो मानव के अधिकार उल्लंघन करने के लिए उसको सजा मिलेगी। तो सजा देने का काम कौन करेगा, कोर्ट करेगा। सजा देने का काम कौन करेगा, कोर्ट करेगा। तो इस अधिनियम के तहत जो भी व्यक्ति मानव के अधिकारों का उल्लंघन करेगा तो उसको सजा देने के लिए न्यायालयों की स्थापना करना इस अधिनियम का दूसरा उद्देश्य है। पहला प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, एनएचआरसी और एसएचआरसी, ये प्रोटेक्ट करेंगे। अगर इनके बाद भी कोई मानव अधिकारों का उल्लंघन करेगा तो उसको सजा देने का काम कौन करेगा, न्यायालय करेगा। तो मानव के अधिकारों का उल्लंघन करने के कारण जो भी मानव के अधिकारों का उल्लंघन करेगा तो उसको सजा देने के लिए यह अधिनियम क्या करेगा, कोर्ट बना रहा है। यानी न्यायालयों की स्थापना करना इस अधिनियम का दूसरा उद्देश्य है। जो मानव अधिकारों का कोई भी उल्लंघन करेगा तो उसको सजा देने का काम करेगा। इसके अलावा मानव के अधिकारों से संबंधित अन्य जितने भी विषय हैं उस पर इस अधिनियम में चर्चा की गई है। यानी मानव अधिकारों संबंधित अन्य विषय को भी कैसे लागू किया जाए उसके लिए भी ये अधिनियम बना है। तो अगर हम बोले कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम का कोई उद्देश्य बताएं तो तीन उद्देश्य आपके सामने हैं। पहला, मानव के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए एनएचआरसी या एसएचआरसी का गठन करना।
दूसरा, अगर कोई मानव के अधिकारों का उल्लंघन करेगा तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सजा देने के लिए न्यायालय की स्थापना करना। तीसरा, मानव के अधिकारों से संबंधित अन्य कोई भी विषय हो, उससे संबंधित विषयों का प्रावधान करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। तो यही आपका ये 3 उद्देश्य से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया गया है। क्लियर है? अगर आप स्टेट सर्विस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके पेपर 7 में भी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम सिलेबस में है। मेंस के पेपर 7 में पार्ट 1 अगर आप देखेंगे तो उसमें भी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम सिलेबस में है, और यहां से आपका 2 नंबर 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है। तो ये 3 उद्देश्य आपके सामने लिखा हुआ है, तो ये आपको उसमें भी काम आएगा। क्लियर है? चलिए, अब हम पढ़े थे कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में टोटल चैप्टर कितने हैं। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में टोटल चैप्टर की संख्या थी 8। अब हम एक एक करके उसके चैप्टर में जाते हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2, इसमें क्या क्या है उसको हम देखते हैं। तो अगर हम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम का चैप्टर 1 देखेंगे तो वो है प्रारंभिक, प्रिलिमिनरी या प्राइमरी जिसको बोला जाता है। तो अध्याय 1 आपका क्या है? प्रारंभिक। तो अध्याय 1 में 2 चीजें आपको बताई जाती है। सबसे पहला आपका क्या बताया जाएगा कि इस अधिनियम को शॉर्ट नेम क्या है, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है, ये अधिनियम का विस्तार कहां पे है, यानी ये देश के किस हिस्से में लागू है और कब से लागू है, ये आपको प्रारंभिक चीजों में बताया जाएगा। दूसरा, अधिनियम में अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है, तो इस अधिनियम में कौन से शब्द का क्या मतलब है, यह बताने के लिए भी आपका इसमें एक सेक्शन है जिसको हम बोलते हैं परिभाषा यानी डेफिनेशन। समझ आ रहा है? तो अगर हम देखें कि अध्याय 1 क्या है? प्रारंभिक, और इसकी धारा नंबर 1 यानी सेक्शन 1 क्या होगा? तो सेक्शन 1 है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है? तो इस अधिनियम का जो संक्षिप्त नाम है वो है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। यह अधिनियम का संक्षिप्त नाम है। विस्तार कहां है? तो इसका विस्तार पूरे भारत में, यानी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम पूरे भारत में लागू है। कब से लागू है? तो हमने पढ़ी है 28 सितंबर 1993 से ये पूरे भारत में लागू है। तो 3 चीजें अपने पहली पढ़ लिया। तो धारा नंबर 1 यानी सेक्शन 1 क्या है कि अधिनियम का संक्षिप्त नाम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है। अधिनियम पूरे भारत में लागू है। कब से लागू है? 28 सितंबर 1993 से यह अधिनियम लागू है। तो यही है आपका सेक्शन 1 यानी धारा 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अधिनियम के अंतर्गत धारा नंबर 2 यानी सेक्शन 2 क्या है। तो धारा नंबर 2 की अगर हम बात करें तो धारा नंबर 2 है परिभाषा यानी डेफिनेशन। अब परिभाषा क्या है? अधिनियम में जो अलग अलग शब्दों का प्रयोग हुआ है उन शब्दों का मतलब क्या है, यह आपको इसमें बताया जाता है धारा नंबर 2 में परिभाषा। अब यहां पर बहुत सारी परिभाषा दी गई है, सशस्त्र बल की, अध्यक्ष की, मुख्य आयुक्त की, आयोग की। इतनी चीजें अपने पढ़ने के लायक नहीं। यहां पर नोट्स में आपको जब क्लास आप ज्वाइन करेंगे आपको नोट्स प्रॉपर मिलेगा ही। नोट्स में जो चीजें लिखी हुई हैं वो चीजें तो यहां पर है, लेकिन जो आपके पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो परिभाषा यहां पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर यहां पर अगर हम देखें जो पेपर में आने वाला क्वेश्चन है वो है मानव अधिकार की परिभाषा। ये आपसे पूछा जा सकता है कि ह्यूमन राइट्स होता क्या है। जब आप सीजीपीएससी मेंस देते हैं वहां पर ह्यूमन राइट्स की परिभाषा पूछी जाती है, लेकिन यहां पर अगर हम देखेंगे जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि मानव अधिकार की परिभाषा में किस किस प्रकार के अधिकारों को मानव अधिकार की श्रेणी में माना गया है। तो सबसे पहले प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेरित हैं। यानी मानव अधिकार में किस प्रकार के अधिकार? मानव के प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित अधिकार किसमें आते हैं? मानव अधिकार में आते हैं। अगर आप भारत के संविधान का प्रियम्बल पढ़ेंगे, उद्देशिका पढ़ेंगे या प्रस्तावना पढ़ेंगे तो वहां पर आप ये सभी शब्दों का उल्लेख पढ़ेंगे कि आपका प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा, ये सभी शब्दों का उल्लेख आप पढ़ते हैं। तो यहां पर क्या लिखा है कि मानव अधिकार से संबंधित प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार को मानव अधिकार की श्रेणी में माना जाता है जो कि कहां से प्राप्त होते हैं? संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए अधिकार। यानी प्राण,
स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार जो कि कहां से प्राप्त हो रहे हैं, संविधान से प्राप्त हो रहे हैं। दूसरा, कहां से प्राप्त हो रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा में संविष्ट हो। अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा का मतलब, जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि भारत जो है मानव अधिकार से संबंधित कई चीजें जो हैं इंटरनेशनल आपके जो ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र हैं, तो संयुक्त राष्ट्र में भी मानव अधिकारों से संबंधित भारत ने ट्रीटी साइन की गई है। तो वहां पर भी प्राण, व्यक्ति की गरिमा, समानता, स्वतंत्रता, ये सबसे संबंधित मुद्दों पर वहां पर भी चर्चा हुई है। और वहां कर भी जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा, जो जनरल असेंबली है संयुक्त राष्ट्र की, उसने एक, आप बोल सकते हो कि एक परफॉर्मा तैयार किया था कि यहां पर जो है ये अधिकार मानव अधिकार की श्रेणी में आने चाहिए, और भारत ने उसमें जाकर साइन किया। तो वहां पर भारत साइन करके क्या हो गया कि जो वहां पर लिस्टिंग की गई थी अधिकारों की, वो भी मानव अधिकार की श्रेणी में यहां पर भी आएगा। तो मानव अधिकार में दो तरीके की चीजें शामिल है, प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार जो संविधान से प्राप्त हैं। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा यानी इंटरनेशनल जो ट्रीटी होती है, इंटरनेशनल कन्वेंशन होते हैं, उसके तहत भारत ने साइन किए हुए जितने भी अधिकार भारत जिसमें शामिल है, साइन किया है, वो सभी अधिकार यहाँ के भारत के किस में आएगा, मतलब यहाँ के लोगों के मानव अधिकार में आएगा। और ये सभी अधिकारों को प्रवर्तनीय, अगर ये अधिकारों का उल्लंघन होगा तो उसको लागू कौन करवाएगा, इन अधिकारों को लागू करवाने का काम किसका, न्यायालय का। तो यहां पर वही लिखा है, भारत में न्यायालयों द्वारा क्या है, प्रवर्तनीय, यानी ऐसे अधिकारों को मानव अधिकार कहा जाता है जो व्यक्ति के प्राण, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार जो कहां से मिलते हैं, भारत के संविधान से मिलते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संधियों से, अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं से मिलते हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन से मिलते हैं। और किसके द्वारा प्रवर्तनीय, यानी उन अधिकारों को लागू करवाने का काम किसका है, उन अधिकारों को लागू करवाने का काम न्यायालय का है। यानी ऐसे अधिकार जो संविधान से प्राप्त हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं से प्राप्त हैं और किसके द्वारा प्रवर्तनीय है, भारत के न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय जो भी अधिकार है, उन अधिकारों को क्या बोला जाएगा, मानव अधिकार बोला जाएगा। तो ये शब्दों को याद रखिएगा, प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा, यानी आपका जो फ्रीडम है, इक्वेलिटी है, ठीक है, ये सब चीजें किस में आती है, आपके मानव अधिकार के संबंधित आती है। तो इन चीजों को पेपर के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना किस धारा के तहत होती है। तो मानव अधिकारों का अगर कोई उल्लंघन करेगा तो उसके लिए न्यायालय बनता है। तो न्यायालय की स्थापना यानी न्यायालय की स्थापना कौन सी धारा के तहत होती है, तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 30 के तहत मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना होती है। ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो पेपर में पूछा जा सकता है वो है अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा, ठीक है, इंटरनेशनल कन्वेंट्स। अब ये क्या है, इंटरनेशनल कन्वेंट्स का मतलब यहां पर क्या है वो समझिए। देखिए, मैंने आपको बताया भारत संयुक्त राष्ट्र की महासभा का एक मेंबर है। तो संयुक्त राष्ट्र की महासभा में मानव अधिकार संबंधित एक प्रस्ताव रखा गया। तो भारत जब से उसमें साइन किया हुआ है, भारत ने जिस डेट को उसको साइन किया होगा तब से भारत बाध्य हो गया है उन अधिकारों को भारत में लागू करने के लिए। तो ये डेट आपसे पेपर में पूछी जाती है कि मानव अधिकार से संबंधित अंतरराष्ट्रीय, जो संयुक्त राष्ट्र की अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा थी, उसमें भारत ने हस्ताक्षर कब किए हैं। तो भारत ने जो हस्ताक्षर किए हैं वो 16 दिसंबर 1966 को किए हैं। तो ये डेट आपको याद रखना है, 16 दिसंबर 1966, जो कि आपकी संयुक्त राष्ट्र की महासभा में मानव अधिकारों से संबंधित एक चार्टर पेश किया गया था। उस चार्टर पर भारत सरकार ने कब साइन किया है, 16 दिसंबर 1966 को साइन किया है। तो ये वाला डेट भी आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पेपर में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें और कोई भी आपका परिभाषा इस पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब यहां पर आपका अध्याय 1 और कुछ नहीं है। अध्याय 1 में आपसे पेपर में इतने ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जितना हमने डिस्कस किया है। अब हम चलते हैं अध्याय 2 की तरफ, जो इस अधिनियम का अध्याय 2 है, जिसको हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बोलते हैं। और ये अध्याय नंबर भी आपके पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी NHRC, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन।
ये आपका चैप्टर 2 है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। और धारा नंबर 3 के तहत पढ़ते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन। तो सबसे पहले आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि एनएचआरसी का गठन कौन करता है, तो आपका आंसर क्या होगा, केंद्र सरकार। एनएचआरसी का गठन कौन करता है आपसे पेपर में पूछा जाए तो आपका आंसर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार। एनएचआरसी का गठन कौन करेगा, तो केंद्र सरकार क्या करेगी, मानव अधिकारों के उल्लंघन को प्रोटेक्ट करने के लिए, मानव अधिकारों को संरक्षित करने के लिए एनएचआरसी के नाम से यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नाम से एक आयोग का गठन करेगी। तो पहला ही क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कौन करता है, केंद्र सरकार। पेपर में कंफ्यूजन में नहीं आना है, आपको राष्ट्रपति भी ऑप्शन में देगा, लेकिन एनएचआरसी का गठन किसके द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। अब एनएचआरसी में कितने मेंबर शामिल होंगे, ये अब आपसे पेपर में दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एनएचआरसी में एक अध्यक्ष होगा, यानी एक चेयरपर्सन होगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक अध्यक्ष होगा। अब जो एनएचआरसी का अध्यक्ष होगा वो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा हो, ये आपको होना चाहिए। यानी एनएचआरसी का अध्यक्ष ऐसे ही व्यक्ति को बनाया जा सकता है जो कभी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो। तो अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा है, मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस, तो एनएचआरसी का जो आपका अध्यक्ष होगा वो ऐसा ही व्यक्ति होगा जो पहले आपका कभी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। ऐसे व्यक्ति को ही आपका एनएचआरसी का क्या बनाया जा सकता है, अध्यक्ष बनाया जा सकता है। यानी वो पहले सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रह चुका है, ऐसा व्यक्ति ही एनएचआरसी का क्या बन सकता है, अध्यक्ष बन सकता है। दूसरा, एनएचआरसी में एक सदस्य होगा। अब ये सदस्य जो होगा वो उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश है या रहा है, ऐसा व्यक्ति एनएचआरसी का सदस्य बन सकता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का जज है या पहले कभी जज रह चुका है, ऐसा व्यक्ति एनएचआरसी में क्या होगा, एक सदस्य के रूप में शामिल होगा। तीसरा, एक सदस्य ऐसा होगा जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रह चुका है। यानी एनएचआरसी में एक मेंबर ऐसा शामिल किया जाएगा जो भारत में जितने भी हाई कोर्ट हैं उसका या तो वो मुख्य न्यायाधीश है या रह चुका है। यानी अगर ऐसा व्यक्ति जो भारत के किसी भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है यानी चीफ जस्टिस है, भारत के किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है या रह चुका है, ऐसा व्यक्ति एनएचआरसी में क्या बनेगा, सदस्य के रूप में जाएगा। इसके अलावा 3 सदस्य ऐसे होंगे जिनको मानव अधिकारों से संबंधित विषय पर ज्ञान हो, यानी विषय विशेषज्ञ हो। यानी 3 मेंबर ऐसे शामिल किए जाएंगे एनएचआरसी में जिनको मानव अधिकार, ह्यूमन राइट से संबंधित विषयों पर कार्य करने का अनुभव हो, विषय विशेषज्ञ हो। 3 मेंबर एनएचआरसी में ऐसे शामिल किए जाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 3 मेंबर शामिल किया जाएगा जो विषय विशेषज्ञ, उनमें से एक मेंबर क्या होनी चाहिए, कम से कम महिला होनी चाहिए। यानी जो 3 मेंबर विषय विशेषज्ञ यानी मानव अधिकार संबंधित विषय पर जिनको ज्ञान है, जिनको अनुभव है, तो उनमें से 3 में से कोई एक मेंबर कम से कम महिला होनी चाहिए, उनको यहां पर सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। तो अगर मैं यहां पर देखूं, अगर मैं इसको एक समअप कर दूं तो सबसे पहले याद रखिएगा कि एनएचआरसी का जो चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष बनेगा वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हो, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हो, यही ऐसा ही व्यक्ति आपका क्या बन सकता है, यहां का अध्यक्ष बन सकता है। दूसरा, एक व्यक्ति सदस्य के रूप में ऐसा शामिल होगा जो सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान में जज हो या जज रह चुका हो। यानी सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान में वो जज के रूप में काम कर रहा है या जज रह चुका है, ऐसा व्यक्ति सदस्य के रूप में शामिल होगा। एक सदस्य ऐसा शामिल होगा जो वर्तमान में किसी भी भारत के किसी भी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस है या रह चुका है। यानी एक व्यक्ति हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है या रह चुका है, वो इसके सदस्य के रूप में शामिल होगा। इसके अलावा 3 सदस्य ऐसे होंगे जो कि
आपका मानव अधिकार से संबंधित में विषय विशेषज्ञों और ह्यूमन राइट से संबंधित विषय पर अनुभव रखने वाले व्यक्ति हों, ऐसे व्यक्ति 3 मेंबर इसमें शामिल होंगे। ये 3 मेंबर में से एक महिला होना जरूरी है। तो ये आपका ओवरऑल क्या हुआ, ये आपका हुआ एनएचआरसी का एक स्ट्रक्चर, कि एनएचआरसी में जो लोग काम करेंगे उनका स्ट्रक्चर, ये आपका एक स्ट्रक्चर हुआ। इसके अलावा जो अब मैं अगला पार्ट आपको बता रहा हूं, ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है और कई पेपर में ये आ भी चुका है। क्या, वो समझते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि एनएचआरसी में और भी सदस्य बनते हैं, कौन कौन से आयोग के अध्यक्ष एनएचआरसी के सदस्य होते हैं, ये भी आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, ये आपको ये इनके नाम याद रखना जरूरी है, ये पेपर में पूछा जाता है। पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग, इसके अलावा एससी आयोग, इसके अलावा एसटी आयोग, इसके अलावा अल्पसंख्यक आयोग, इसके अलावा बच्चों से संबंधित यानी बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम आयोग यानी बालक अधिकार संरक्षण आयोग, इसके अलावा महिला आयोग। इन आयोग के जो अध्यक्ष होंगे वो एनएचआरसी के डायरेक्ट सदस्य बनेंगे। ऐसे सदस्यों को पदेन सदस्य कहा जाता है। यानी जो ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष होगा वो ऑटोमेटिक मानव अधिकार आयोग का सदस्य होगा। जो एससी अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष होगा वो डायरेक्ट मानव अधिकार संरक्षण आयोग का सदस्य बनेगा। तो ये अपने अध्यक्ष पद में होने के नाते मानव अधिकार संरक्षण आयोग में सदस्य बन रहे हैं, इसलिए ऐसे सदस्यों को हम पदेन सदस्य बोलते हैं। तो याद रखिएगा, आपसे पेपर में पूछा जाएगा कौन कौन से आयोग के अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य के रूप में काम करते हैं। तो जितने आयोग मैंने बताया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, ठीक है, आपका बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये सभी के अध्यक्ष किसके सदस्य बनेंगे? राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग के पदेन सदस्य बनेंगे। इसके अलावा दिव्यांग जनों से संबंधित जो मुख्य आयुक्त होते हैं, दिव्यांग जनों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए एक मुख्य आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। तो दिव्यांग जनों के लिए जो मुख्य आयुक्त कार्य करता है वो भी डायरेक्ट मानव अधिकार संरक्षण आयोग का क्या बनता है? सदस्य बनता है। तो अगर मैं राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण आयोग का स्ट्रक्चर देखूं तो एक अध्यक्ष होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हो सकता है, एक सदस्य बनेगा वो सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान में जज हो या रह चुका हो। इसके अलावा एक सदस्य बनेगा जो राज्य के जो भी हाई कोर्ट हैं उसका चीफ जस्टिस है या रह चुका हो। इसके अलावा 3 सदस्य विषय विशेषज्ञ शामिल होंगे जिसमें एक महिला होगी। इसके अलावा ये अलग अलग आयोग और आयुक्त जो हैं यहाँ के सदस्य बनेंगे। ये चीज आपका, ये टोटल आपका मिलकर क्या बनता है? राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण आयोग बनता है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। अब यहां पर अगला जो है, अब जो राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण आयोग होगा उसका एक महासचिव होगा, जनरल सेक्रेटरी होगा। जो आपका ओवरऑल अगर हम देखें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक जनरल सेक्रेटरी, एक महासचिव की नियुक्ति की जाएगी जो कि आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा, यानी सीईओ होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यानी जो महासचिव के रूप में जिसकी नियुक्ति की जाएगी वो आयोग का क्या होगा? मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा, जो कि किसके नियंत्रण में कार्य करेगा? वो आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के नियंत्रण में कार्य करेगा। तो ये भी याद रखना है। तो आपको एक महासचिव होगा जो कि आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है और अध्यक्ष के नियंत्रण में काम करता है। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहां पर होगा? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग का मुख्यालय होगा दिल्ली में। और यहां पर जो है
केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत में अन्य स्थान पर कार्यालय स्थापित किया जा सकता है। यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में। इसके अलावा यदि आयोग को अपने मुख्यालय या कार्यालय को परिवर्तित करना है या कहीं और भी कार्यालय खोलना है तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार के अनुमोदन से, केंद्र सरकार से परमिशन लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपने कार्यालय या मुख्यालय को कहीं और ट्रांसफर भी कर सकता है या अपनी कोई ब्रांच भी स्थापित कर सकता है। तो यह है आपका ओवरऑल धारा नंबर 3। अगर हम यहां पर देखें कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो यह भी चैप्टर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछेगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कौन करता है, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन केंद्र सरकार करती है, लेकिन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की को अपॉइंट कौन करता है, नियुक्त कौन करता है, तो वो प्रेसिडेंट करता है। भारत का प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा वो नियुक्त होते हैं। लेकिन क्या राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष सदस्य बना सकता है? क्या नहीं। राष्ट्रपति के लिए क्या होता है, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का कौन अध्यक्ष सदस्य मानव अधिकार आयोग के बनेंगे, इसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनती है, चयन समिति बनती है। तो पेपर में आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति के लिए जो सिलेक्शन कमेटी बनती है, चयन समिति बनती है, इस चयन समिति में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, यह क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाएगा। तो यहां पर देखते हैं कि जो चयन समिति बनेगी, इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। लेकिन राष्ट्रपति को नामों की सिफारिश कौन करेगा? तो उसके लिए चयन समिति बन रही है। तो चयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। यानी जो भारत का प्रधानमंत्री है वो इस चयन समिति का क्या होगा? अध्यक्ष होगा। लोकसभा का अध्यक्ष इसमें सदस्य के रूप में शामिल होगा। भारत सरकार के गृह मंत्रालय का भार साधक मंत्री इसका क्या बनेगा? सदस्य बनेंगे। यानी चयन समिति का पहला मेंबर कौन है? अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। उसके बाद लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो इसका क्या बनेगा? सदस्य बनेगा। भारत सरकार का गृह मंत्री इसका क्या बनेगा? सदस्य बनेगा। लोकसभा का विपक्ष का नेता इसका क्या बनेगा? सदस्य बनेगा। राज्यसभा में विपक्ष का नेता इसमें क्या बनेगा? सदस्य बनेगा। और राज्यसभा का उपसभापति भी इसमें क्या होगा? सदस्य होगा। यानी जो चयन समिति बन रही है, चयन समिति में कौन कौन शामिल है? प्रधानमंत्री शामिल है। भारत का प्रधानमंत्री चयन समिति का क्या होगा? अध्यक्ष होगा। इसके अलावा चयन समिति में लोकसभा का जो स्पीकर होगा वो इसका सदस्य बनेगा। लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन यानी लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होगा वो इसका सदस्य बनेगा। भारत का होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जो होगा वो इसका सदस्य बनेगा। राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन, राज्यसभा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा वो इसका सदस्य बनेगा। इसके अलावा राज्यसभा का जो डिप्टी स्पीकर होगा यानी राज्यसभा का जो उपसभापति होगा वो इसका क्या बनेगा? चयन समिति का सदस्य बनेगा। तो इतने लोगों की चयन समिति बनती है। चयन समिति नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को करती है और राष्ट्रपति उन नामों को क्या करेगा? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष सदस्य बनाएगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो सदस्य है, सुप्रीम कोर्ट का, अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में जज है या सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका है, वो व्यक्ति भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का सदस्य बन सकता है। राज्यों में कोई हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है या चीफ जस्टिस रह चुका है, वो व्यक्ति भी क्या बन सकता है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में सदस्य बन सकता है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का जज है या कोई वर्तमान में हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, यानी वो अभी वर्तमान में चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में काम कर रहे हैं या वो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में काम कर रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाना है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह ली जाएगी। यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की परमिशन के बाद ही कोई वर्तमान में कार्य करने वाले किसी जज, जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के जज को ही क्या किया जा सकता है? यहां पर शामिल किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई मान लेते हैं हाई कोर्ट का पहले चीफ जस्टिस रह चुका है, वो रिटायर हो चुका है,
तो उसको ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य के रूप में शामिल करना है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछने की आवश्यकता नहीं है। वो चयन समिति नाम की सिफारिश करेगी, डायरेक्ट उसको सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में यदि वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस के रूप में काम कर रहा है, वर्तमान में वो रिटायर्ड नहीं हुआ है, वो अब भी काम कर रहा है, और उसको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य के रूप में शामिल करना है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह लेना भी जरूरी है। अगर वो परमिशन देगा तभी उसको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है। यानी चयन समिति के अलावा भारत के मुख्य न्यायाधीश की भी सलाह लगेगी, अगर वो जज वर्तमान में कार्यरत है, या सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत है या हाई कोर्ट में कार्यरत है, तब भी उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह लेना जरूरी है। तो यहां पर हमने क्या पढ़ा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर करेगा। लेकिन अगर कोई जज वर्तमान में कार्यरत है तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की भी सलाह लेना जरूरी होगा। क्लियर है? तो यहीं तक हम आज की क्लास में इसको कवर करते हैं। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो इसके आगे पढ़ेंगे, और जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, फिर हम राज्य मानवाधिकार आयोग की तरफ भी बढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको जितनी भी चीजें आज, क्योंकि एक डेमो टाइप की क्लास है, तो उम्मीद है कि आपको चीजें समझ आई होंगी, जो भी चीज मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं। और अगली क्लास में जब आएंगे हम कुछ एमसीक्यू भी इसके कर लेंगे, ताकि आपको एक और आइडिया लग जाए किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं। और अगर आपको इसका बैच ज्वाइन करना है तो उसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप इसके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 2 तरीके के बैच है जो मैंने आपको शुरू में बता दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।